कल्पना कीजिए कि स्क्रीन पर कोई चार्ट चल रहा है। हर एक टिक के साथ हर एक लाल और हरी कैंडल बनने के साथ ना दिल की धड़कन तेज हो रही है, हथेलियों पर पसीना आ रहा है। हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी होती है उस वक्त। वही तो, क्योंकि स्क्रीन पर चमकते हुए वो नंबर सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं है, वो सीधे किसी के बैंक बैलेंस, किसी के फ्यूचर और कहीं ना कहीं किसी के आत्मसम्मान से जुड़े हैं। सही बात है, उससे पैसे का खेल नहीं रह जाता वहां पर। एग्जैक्टली exactly. क्या कभी इस बात पर विचार किया गया है कि जब स्क्रीन पर नुकसान के नंबर तेजी से बढ़ते हैं तो इंसान के दिमाग का सबसे तार्किक और समझदार हिस्सा, जिसे हमारा विज्ञान प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है, वो सचमुच काम करना बंद कर देता है? अरे पूरी तरह से शटडाउन हो जाता है। हाँ, और उस समय सारी स्ट्रैटेजीज, सारे नियम हवा हो जाते हैं। बस एक ही वृत्ति काम करती है कि किसी भी तरह से उस नुकसान को वापस रिकवर करना है। तो चलिए इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। बिल्कुल, ये विषय वैसे भी बहुत गहरा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम ब्रेट एन स्टीनबागर की एक सच में मास्टरपीस किताब एनहैंसिंग ट्रेडर परफॉर्मेंस से मिले नोट्स और शोध पर चर्चा करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है ना? आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ट्रेडिंग सिर्फ कुछ पैटर्न्स ढूंढने या पैसा कमाने की कोई स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक परफॉर्मेंस आर्ट है। एकदम सही शब्दों का इस्तेमाल किया यहाँ पर, परफॉर्मेंस आर्ट। हाँ, मतलब ये साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और आत्मनियंत्रण का एक ऐसा गहरा खेल है जहां असल मुकाबला बाजार से नहीं बल्कि खुद के ही दिमाग से होता है। और पता है, ये बात सिर्फ उन स्क्रीन पर दिखने वाले चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है। स्टीनबागर का जो काम है वो असल में इंसानी दिमाग की उस अद्भुत क्षमता के बारे में है, जहां हर दिन एक तनावपूर्ण माहौल में खुद को बेहतर बनाया जाता है। राइट, मतलब मार्केट नहीं, किसी भी हाई प्रेशर फील्ड की बात हो रही है। एग्जैक्टली। अगर हम इन नोट्स को गहराई से देखें तो ये साफ होता है कि किसी भी उच्च स्तर के प्रदर्शन, चाहे वो एक सर्जन हो, एक ओलंपिक एथलीट हो या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, उन सभी की मानसिक संरचना एक जैसी ही होती है। ओह वाओ, तो एक ट्रेडर और एक ओलंपिक एथलीट का दिमाग एक तरह से काम करता है। बिल्कुल, ये विश्लेषण सिर्फ एक आर्थिक लेन-देन की बात नहीं करता। ये इस बात की परतें खोलता है कि कैसे रीसेंसी बायस, यानी हाल की घटनाओं से प्रभावित होने वाली हमारी सोच, हमें लगातार गलतियां करने पर मजबूर करती है। हाँ, जैसे अगर पिछला ट्रेड लॉस में गया तो अगले में डर लगता है। वही वही हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान अपनी सोच के ढांचे को, अपनी आदतों को और अनिश्चितता के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे साध सकता है। यही वो दृष्टिकोण है जो इस पूरे विषय को इतना अलग और प्रासंगिक बनाता है। जो लोग इस फील्ड को फॉलो करते हैं ना, वो जानते हैं कि ये कोई 9 से 5 वाली नॉर्मल डेस्क जॉब नहीं है। हाँ, यहाँ फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड आउटकम जैसा कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली exactly. जैसे अगर एक इंजीनियर एक पुल बनाता है तो वो पुल भौतिक रूप से सामने खड़ा होता है। उसकी मेहनत का एक सीधा, तार्किक और दिखने वाला परिणाम होता है, जिसे डिटर्मिनिस्टिक आउटकम कहा जाता है। सही कहा, मतलब ए किया तो बी मिलेगा। पर बाजार बाजार तो प्रोबेबिलिस्टिक यानी संभावनाओं पर चलता है। किताब बहुत ही आक्रामक तरीके से इस धारणा पर चोट करती है कि सफल होने के लिए सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स का ज्ञान होना काफी है, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है आज के टाइम में। किताब के अनुसार अगर सफल होना है तो एक परफॉर्मर की तरह सोचना होगा, बिल्कुल एक एलीट एथलीट की तरह। एक ऐसा एथलीट जो सिर्फ मैच वाले दिन नहीं बल्कि रोज मैदान पर उतरता है, अपनी हर एक मांसपेशी के खिंचाव का विश्लेषण करता है। राइट, प्रैक्टिस और प्रेपरेशन सबसे जरूरी है। लेकिन परेशानी ये है कि ज्यादातर लोग इस नजरिए से बाजार को देखते ही नहीं है। उनका सारा ध्यान उस चीज पर होता है जिसे हम मुनाफे और नुकसान का स्कोर बोर्ड कह सकते हैं। वो भूल जाते हैं कि सारा खेल प्रोसेस का है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है वो ये है कि हमारा दिमाग जीव विज्ञान के स्तर पर इस प्रोसेस से नफरत करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। वेट, सच में नफरत करता है? हाँ, एवोल्यूशन या विकासवाद ने इंसान के दिमाग को इस तरह से बनाया है कि वो तुरंत परिणाम चाहता है। इसको न्यूरोसाइंस में डोपामीन लूप कहते हैं। अच्छा, डोपामीन, वो जो हैप्पीनेस हार्मोन होता है। बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति मार्केट में कोई पोजीशन बनाता है तो दिमाग तुरंत वो जीत या वो मुनाफा देखना चाहता है, क्योंकि उससे डोपामीन रिलीज होता है जो एक खुशी का एहसास देता है। तो मतलब हम बायोलॉजिकल लेवल पर ही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के शिकार हैं। सही पकड़ा। इसके विपरीत एक उबाऊ प्रोसेस पर टिके रहना, रोज अपने व्यवहार की कमजोरियों का एक जर्नल बनाना
और उन्हें सुधारने की कोशिश करना, ये सब हमारे दिमाग को बहुत मुश्किल और थकाऊ लगता है। क्योंकि इसमें कोई तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिल रहा ना। एग्जैक्टली तुरंत कोई इनाम नहीं है। लेकिन जो नोट्स आज हम डिकोड कर रहे हैं वो साफ कहते हैं कि रिजल्ट या परिणाम असल में सिर्फ एक बाई प्रोडक्ट है, वो एक परछाई है। मतलब असली चीज रिजल्ट नहीं है। नहीं, असली चीज वो ढांचा है, वो प्रोसेस है जिस पर व्यक्ति काम कर रहा है। इसको अगर हम एक बहुत ही सटीक और एवरीडे एग्जाम्पल से समझें तो ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाईवे पर गाड़ी चला रहा हो। हाँ, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। अब सेफ रहने के लिए जरूरी है कि उसकी नजरें सड़क पर हों, सामने आने वाले गड्ढों पर हों, यानी प्रोसेस पर हों। लेकिन क्या होगा अगर वो इंसान सड़क देखने के बजाय सिर्फ अपनी गाड़ी के फ्यूल मीटर को लगातार घूरता रहे? फिर तो एक्सीडेंट पक्का है। बिल्कुल। वो मीटर ये तो बता देगा कि गाड़ी में कितना पेट्रोल या पैसा बचा है, लेकिन वो मीटर ये नहीं बताएगा कि सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है। सही बात है। बाजार में भी जब दिमाग का तार्किक हिस्सा शटडाउन होता है तो इंसान गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़कर सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस के मीटर को देखने लगता है, और यही कारण है कि एक्सीडेंट होना तय हो जाता है। ये फ्यूल मीटर वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि ये हमें हाउ यानी तंत्र के काम करने के तरीके को समझाती है। कैसे? थोड़ा और डिटेल में बताइए। जब ध्यान फ्यूल मीटर यानी पैसे पर होता है ना, तो इंसान का पूरा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ओह, मतलब फाइट और फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। एग्जैक्टली वो बाजार के कॉन्टेक्स्ट या संदर्भ को पढ़ना बंद कर देता है। पर जब कोई इस प्रोसेस को सही तरीके से लागू करता है तो उसका ध्यान इस बात पर होता है कि क्या इस वक्त बाजार का रुझान मेरी स्ट्रैटेजी के अनुकूल है। राइट। क्या रिस्क और रिवॉर्ड का अनुपात गणितीय रूप से सही है। अगर इन सवालों पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो जो आंकड़ों की बढ़ोतरी या एज है वो अपना काम करेगी और मुनाफा खुद ब खुद उस मीटर में जुड़ने लगेगा। यानी एज को अपना काम करने देने के लिए पेशेंस चाहिए। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पैसे पर फोकस करने से डोपामीन और कॉर्टिसोल का ऐसा असंतुलन पैदा होता है कि इंसान घबराहट में बनी बनाई स्ट्रैटेजी को बीच में ही छोड़ देता है। कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन। और वहीं से नुकसान का सिलसिला शुरू होता है। और यहीं से हम उस सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं जिसे इस किताब की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, डेलिब्रेट प्रैक्टिस, यानी पूरी जागरूकता और उद्देश्य के साथ किया गया सचेत अभ्यास। हाँ, ये स्टीनबर्गर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब बाजार खुलने पर स्क्रीन के सामने बैठकर अंधाधुंध तरीके से बटन दबाना या रैंडम ट्रेड करना बिल्कुल नहीं है। नहीं, वो तो गैम्बलिंग हो गई। एग्जैक्टली। इसका वैज्ञानिक मतलब है अपने व्यवहार की एक विशिष्ट कमजोरी को पहचानना, उसे अलग करना और सिर्फ उसी पर काम करना। स्टीनबर्गर कहते हैं कि सिर्फ ये लिख लेना काफी नहीं है कि आज मुझे नुकसान हुआ। हाँ, वो एक आम डायरी लिखने जैसा हो गया। बल्कि ये दर्ज करना होता है कि जब बाजार साइडवेज था और मुझे बोरियत महसूस हो रही थी, तब मैंने एक गलत फैसला लिया। यानी अपने ट्रेड को बाजार के कॉन्टेक्स्ट और अपनी भावनात्मक स्थिति के साथ टैग करना। और इस टैगिंग की प्रक्रिया को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी के सिद्धांतों से जोड़ा जाता है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस और एक नॉर्मल प्रैक्टिस में बहुत बड़ा अंतर होता है। वो कैसे? नॉर्मल प्रैक्टिस में इंसान बस एक ही काम को बार बार दोहराता रहता है। इससे होता यह है कि उसकी जो खराब आदतें हैं वो और भी ज्यादा पक्की हो जाती हैं। मतलब गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं तो होली परफेक्ट हो जाएगा। सही कहा। इसके विपरीत डेलिब्रेट प्रैक्टिस में एक मेटाकॉग्निशन यानी अपनी ही सोच के बारे में सोचने की प्रक्रिया शामिल होती है। अपनी सोच के बारे में सोचना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मतलब व्यक्ति खुद को चैलेंज करता है। वो देखता है कि क्या मैं तब फैसले ले रहा हूं जब बाजार मेरे नियमों पर खरा उतरता है, या मैं तब फैसले ले रहा हूं जब मैं पिछली हार का बदला लेना चाहता हूं। ओह वाओ, ये तो बहुत डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन हो गया। हाँ, और ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करने वाला मेंटल काम है। इसमें इंसान अपने ही अहंकार को, अपने ईगो को एक तरफ रखकर अपनी कमियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर इस पूरे सिद्धांत के खिलाफ एक बहुत ही मजबूत तर्क खड़ा होता है। अच्छा, वो क्या? देखिए, अगर हम चेस की बात करें, संगीत की बात करें या किसी फिजिकल स्पोर्ट की बात करें, वहां नियम स्थिर होते हैं। बोर्ड पर 64 खाने ही रहेंगे, वो बदलेंगे नहीं। सही बात है, रूल्स ऑफ द गेम फिक्स्ड है। तो एक एथलीट एक स्थिर मैदान पर अपनी डिलिब्रेट प्रैक्टिस आराम से कर सकता है। लेकिन बाजार तो एक जीवंत राक्षस की तरह है जो पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। बिल्कुल, वहां अगले पल क्या होगा किसी को नहीं पता। वहां पल भर में दुनिया के किसी कोने से कोई नई खबर आ सकती है और मार्केट 1000 पॉइंट गिर सकता है।
ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई व्यक्ति स्विमिंग पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहा हो और अचानक वहां समंदर की सुनामी आ जाए। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है, सुनामी वाली बात। तो ऐसी जगह पर जहां एनवायरनमेंट ही हर सेकंड बदल रहा हो और आपका उस पर कोई कंट्रोल ना हो, वहां कोई अपनी कमजोरियों की डिलिब्रेट प्रैक्टिस प्रैक्टिकल तरीके से कैसे कर सकता है? क्या स्टीनबार्गर इस अराजकता का कोई ठोस समाधान देते हैं? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, और सच कहूं तो इसी सवाल के जवाब में इस किताब का सबसे गहरा साइकोलॉजिकल दर्शन छिपा है। हाँ। डिलिबरेट प्रैक्टिस का मकसद बाजार को कंट्रोल करना, बाजार की भविष्यवाणी करना या उस सुनामी को रोकना कभी था ही नहीं। वेट, बाजार को प्रिडिक्ट नहीं करना है? नहीं, बाजार अनिश्चित है। ये एक अटल सत्य है जिसे स्वीकार करना ही सबसे पहला कदम है। डिलिबरेट प्रैक्टिस का असली मकसद है उस सुनामी के बीच अपने खुद के रिएक्शन यानी अपनी आंतरिक प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करना। ओह, मतलब बाहर जो चल रहा है उस पे कंट्रोल नहीं, अंदर जो चल रहा है उस पे कंट्रोल। एग्जैक्टली। जब कोई अचानक आई न्यूज से बाजार गिरता देखता है तो क्या वो पैनिक होकर अपने सारे रूल्स तोड़ देता है? स्टीनबार्गर का समाधान यहाँ बायोफीडबैक और इमोशनल अवेयरनेस के रूप में आता है। बायोफीडबैक यानी बॉडी के सिग्नल्स? हाँ, प्रैक्टिस इस बात की नहीं है कि बाजार कहाँ जाएगा। प्रैक्टिस इस बात की है कि जब बाजार उम्मीद के उलट जाएगा तो उस व्यक्ति के दिल की धड़कन कितनी तेज होगी और वो उस घबराहट को कैसे मैनेज करेगा। आप बाजार को नहीं साध रहे हैं, आप केवल और केवल खुद को साध रहे हैं। यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब ये क्लियर हो गया कि प्रैक्टिस बाजार की दिशा की नहीं बल्कि खुद के रिएक्शंस की है, तो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती है। प्रॉब्लम कैसी? देखिए, किसी भी खेल के मैदान में एक खिलाड़ी के पास एक कोच होता है। जब खिलाड़ी मेंटल रूप से टूट रहा होता है या गलतियां कर रहा होता है तो वो बाहरी कोच उसे बाहर खींचता है। हाँ, उसे टाइम आउट देता है, उसकी गलतियां दिखाता है और वापस ट्रैक पर लाता है। लेकिन इस खेल में ये पूरी दुनिया का सबसे अकेलापन भरा काम है। उस स्क्रीन के सामने सिर्फ एक इंसान और उसका दिमाग होता है। वहां कोई सीटी बजाने वाला कोच नहीं होता। सही कहा, ट्रेडिंग अकेले का खेल है। इसीलिए यहाँ सेल्फ कोचिंग का विचार जन्म लेता है। लेकिन एक विरोधाभास देखिए, जब व्यक्ति का दिमाग खुद ही भावनाओं में बहकर गलतियां कर रहा है तो वही दिमाग खुद को कोच कैसे कर सकता है? जब सेल्फ ही करप्ट हो गया हो तो सेल्फ कोचिंग कैसे पॉसिबल है? और यही वो चैलेंज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। न्यूरोसाइंस हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि जब भावनाएं, खासकर के डर, स्ट्रेस या जिसे गैम्बलिंग की भाषा में टिल्ट कहते हैं। हाँ, टिल्ट होना, जिसमें इंसान बस ब्लाइंड रिस्क लेने लगता है। बिल्कुल। जब ये टिल्ट इंसान पर हावी होता है तो अमिगडाला, जो कि हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है, वो पूरे तार्किक दिमाग को हाईजैक कर लेता है। इसे एमिगडाला हाईजैक कहा जाता है। एमिगडाला हाईजैक, नाम से ही काफी खतरनाक लग रहा है। होता ही है। उस स्थिति में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सच में काम करना बंद कर देता है और इंसान का आईक्यू टेम्पररी लेवल पर गिर जाता है। आईक्यू ड्रॉप हो जाता है। वाह। हाँ। ऐसे में लॉजिकल डिसीजन लेना शून्य के बराबर हो जाता है। इसीलिए स्टीनबार्गर कहते हैं कि सेल्फ कोचिंग उस वक्त तो बिल्कुल नहीं की जा सकती जब भावनाएं चरम पर हों। तो फिर कब करनी चाहिए? सेल्फ कोचिंग का पूरा सिस्टम तब बनाया जाता है जब दिमाग शांत हो। इसका मतलब है अपने खुद के व्यवहार को एक तीसरे व्यक्ति यानी थर्ड पार्टी के नजरिए से बहुत ही निष्पक्ष होकर ऑब्जर्व करना। लेकिन ये तीसरे व्यक्ति वाला नजरिया असल में काम कैसे करता है? क्योंकि थ्योरी सुनने में अच्छी लगती हैं, पर जब कोई व्यक्ति अपनी ही मेहनत की कमाई को स्क्रीन पर लाल रंग में डूबता हुआ देखता है ना, तो वो तीसरा व्यक्ति कहीं छुप जाता है। ये सच है, इमोशन हावी हो जाता है। जैसे आपने टिल्ट शब्द यूज किया जी। ये पोकर से आया है, जहां इंसान लगातार हारने के बाद एक अजीब से गुस्से या फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और बदला लेने की भावना से बड़े और बेवकूफी भरे रिस्क उठाने लगता है। इसे रिवेंज ट्रेडिंग भी कहते हैं। बिल्कुल, एक ट्रेड हारे, अब मार्केट से बदला लेना है। हाँ, तो इस एक्सट्रीम इमोशन वाली स्थिति से बचने के लिए क्या कोई साइंटिफिक तरीका है जिस पर यह किताब प्रकाश डालती है? बिल्कुल है। किताब इसमें बहुत ही प्रैक्टिकल और सॉलिड टेक्निक्स देती हैं। सबसे पहली टेक्निक है स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग को समझना। स्टेट डिपेंडेंट लर्निंग, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि व्यक्ति जिस मानसिक अवस्था में कोई चीज सीखता है उसे वो चीज उसी अवस्था में सबसे अच्छी तरह याद आती है। इसलिए स्टीनबार्गर सुझाव देते हैं कि सेल्फ कोचिंग के लिए व्यक्ति को अपनी शारीरिक संवेदनाओं या फिजिकल सेंसेशंस को पहचानना सीखना चाहिए। अच्छा, बॉडी के सिग्नल्स को ट्रैक करना। हाँ, उदाहरण के लिए, क्या स्ट्रेस के टाइम आपके कंधे उचक जाते हैं?
क्या सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं? ओ, जैसे किसी की मुट्ठी बंध जाती है टेंशन में। एग्जैक्टली। इसे पहचानने की सचेत आदत डालनी होती है। जैसे ही बॉडी ये सिग्नल्स दे, वो व्यक्ति तुरंत स्क्रीन से दूर हट जाए। ये एक मैकेनिकल रूल होना चाहिए, इमोशन बेस्ड नहीं। मतलब सोचना नहीं है, बस उठ के चले जाना है। बिल्कुल। उस वक्त क्या हो रहा है मार्केट में, इस पर सोचने के बजाय सीधे उस एनवायरनमेंट से फिजिकली बाहर निकलना होता है। सिस्टम को वापस रीसेट होने देने के लिए। हाँ, क्योंकि जब तक बॉडी का नर्वस सिस्टम वापस नॉर्मल लेवल पर नहीं आता, तब तक कोई भी तार्किक सेल्फ कोचिंग काम नहीं कर सकती। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेना और स्क्रीन के इस पार अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग को समझना ही असली मेंटल स्ट्रेंथ है। इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान अपने स्ट्रेस और अपने टिल्ट को मैनेज नहीं कर सकता, अपने अमिगडाला को शांत करना नहीं सीख सकता, तो उसके पास दुनिया की कितनी भी बेहतरीन, कितनी भी महंगी स्ट्रैटेजी या एल्गोरिदम क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। गारंटीड है। परफॉर्मेंस तेजी से गिरेगी ही गिरेगी। इन सभी साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझने के बाद एक बात जो बहुत ही गहराई से साफ होती है, वो ये कि ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब कोई इंसान इन स्टेट डिपेंडेंट भावनाओं को ट्रैक करने लगता है, बायो फीडबैक को समझने लगता है और अपनी कमजोरियों को रोज एक जर्नल में टैग करने लगता है ना, तो उसे ये तीखा एहसास होता है कि सफलता की ओर ले जाने वाला कोई शॉर्टकट या मैजिक इंडिकेटर है ही नहीं। वो होली ग्रेल कभी थी ही नहीं। हाँ, ये एक बहुत लंबी, बहुत उबाऊ और बहुत ही अनुशासित यात्रा है। एक मैराथन है ये, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो नोट्स हम एनालाइज कर रहे हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता एक ऐसी जर्नी है जहां कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे की नहीं होती, बल्कि सही आदतों और मानसिक अनुशासन की होती है। आदतों की कंपाउंडिंग, ये बहुत डीप विचार है। समाज में अक्सर एक बहुत ही खतरनाक भ्रम फैलाया जाता है कि एक रहस्यमयी स्ट्रैटेजी है जो किसी को भी चुटकियों में अमीर बना सकती है। लेकिन जो असली प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसीलिए लंबे समय तक टिके रहते हैं क्योंकि उनका फोकस सर्वाइवल यानी टिके रहने पर होता है, ना कि तुरंत अमीर बनने पर। कैपिटल बचा रहेगा तभी तो आगे खेलेंगे। वही बात। वो जानते हैं कि ज्ञान और स्ट्रैटेजी की वैल्यू तब तक जीरो है जब तक कि उस पर बिना किसी भटकाव के लगातार और एक कड़े अनुशासन के साथ अमल ना किया जाए। हर रोज की गई डेलिबरेट प्रैक्टिस, हर रोज लिखी गई एक गलती और हर रोज सुधारी गई एक आदत। बिल्कुल, ये सब मिलकर वो इंक्रीमेंटल या क्रमिक सफलता बनाते हैं जिसे बाहर से देखने वाले लोग किस्मत या टैलेंट कह देते हैं। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? आज के समय में जब भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला जाता है तो वहां तुरंत पैसा डबल करने वाली अनगिनत भ्रामक छवियां दिखाई देती हैं। अरे हाँ, वो प्राइवेट जेट्स, महंगी गाड़ियां। हाँ, और ये दिखाया जाता है कि ये दुनिया बस एक बटन दबाने और अगले ही दिन करोड़पति बन जाने का खेल है। लेकिन आज हमने ब्रेट एन स्टीनबार्गर के काम से जिन न्यूरोसाइंटिफिक और साइकोलॉजिकल विचारों पर चर्चा की है, वो उस सनसनी और खोखली धारणा को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। पूरी तरह से। और एक आईना दिखाते हैं। एक ऐसा आईना जिसे देखना शायद हर किसी के बस की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग या हाई लेवल का कोई भी परफॉर्मेंस एक जादुई छड़ी नहीं है। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की सबसे क्रूर प्रक्रिया है। क्रूर लेकिन जरूरी। जिस दिन किसी इंसान ने अपने ही दिमाग के फाइट या फ्लाइट मोड को समझ लिया, अपनी भावनाओं को डिकोड कर लिया और अपने लालच को मास्टर कर लिया, उस दिन वो उस पूरी व्यवस्था को मास्टर कर लेगा। और यही वो बिंदु है जहां ये किताब सिर्फ एक फाइनेंशियल गाइड या शेयर बाजार की किताब होने के दायरे से बहुत बाहर निकल जाती है। हाँ, ये बहुत आगे की बात करती है। ये इंसान की साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट का एक ऐसा ग्रंथ बन जाती है जो लाइफ के हर पहलू को छूता है। खुद के मेंटल स्ट्रक्चर को मास्टर करना ही वो अल्टीमेट गोल है, जिसकी ओर हर सही डेलिबरेट प्रैक्टिस, हर जर्नल एंट्री और हर सेल्फ कोचिंग की कोशिश हमें ले जाती है। सही कहा। अपने ईगो को दरकिनार करके अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन पर बिना थके पूरी साइंटिफिक प्रिसिजन के साथ काम करना, यही एक सच्चे परफॉर्मर की पहचान है, चाहे वो फील्ड कोई भी हो। चलिए, अब हम इस पूरे गहरे और विस्तृत विश्लेषण को एक सूत्र में पिरोते हैं। आज हमने उस ऊपरी नजरिए को तोड़ा जो हर चीज को सिर्फ डिटर्मिनिस्टिक रिजल्ट के रूप में देखता है, और समझा कि कैसे हमें एक एथलीट की तरह इस प्रोबेबिलिस्टिक दुनिया में सोचना होगा। हाँ, और वो डोपामीन वाली बात भी। लेंस को समझा जहां हमारा दिमाग प्रोसेस से भागकर सीधे मुनाफे के फ्यूल मीटर को देखना चाहता है। फिर हमने गहराई से जाना कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस सिर्फ पसीना बहाना नहीं है, बल्कि अपनी इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट को टैग करना है। एग्जैक्टली।
अनिश्चित तूफानी के बीच अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं को साधना है। हमने अमीगडाला हाईजैक को समझा और जाना कि कैसे सेल्फ कोचिंग के लिए अपने शारीरिक संकेतों को, फिजिकल सिग्नल्स को पहचानना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंपाउंडिंग ऑफ हैबिट्स। हाँ, हमने समझा कि सफलता रातों रात मिलने वाला कोई इनाम नहीं, बल्कि रोजमर्रा की उबाऊ लेकिन सचेत आदतों का कंपाउंडिंग रिजल्ट है। और जो भी लोग इस गंभीर विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए ये क्लियर करना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ बाजार या चार्ट्स तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर जगह अप्लाई होता है। अनसर्टेनिटी का सामना करते हुए अपने अनुशासन और मेंटल कंट्रोल के जरिए बेहतरीन परफॉर्मेंस हासिल करना चाहता है, चाहे वो किसी बड़े कॉर्पोरेट डील में नेगोशिएट करना हो या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करना हो। लाइफ का कोई भी ऐसा हिस्सा जहां इमोशंस लॉजिक पर हावी होने की कोशिश करते हैं, ये परफॉर्मेंस का साइकोलॉजी वहां अपना काम करता है। ये सिद्धांत सचमुच इंसान के हर उस प्रयास पर लागू होता है जहां आगे बढ़ने की चाह है। तो अब इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले हम एक ऐसे विचार को छोड़ना चाहते हैं जिस पर कोई भी खुद अकेले में बैठकर गहराई से सोच सके। हाँ, ये सोचना बहुत जरूरी है। आज हमने देखा कि अनिश्चितता के बीच लिए गए आर्थिक फैसले असल में इंसान की अपनी आंतरिक मानसिक स्थिति, उसके अमिगडाला और उसकी भावनाओं का ही एक बिना फिल्टर वाला आईना होते हैं। तो जरा इस बड़े नजरिए पर सोचिए। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के जो आम फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, जो बिना सोचे समझे खर्च करने की आदतें हैं, या जो रिस्क उठाने का हमारा तरीका है, वो हमारे खुद के दिमाग के बारे में, हमारे अनसुलझे तनावों के बारे में आखिर क्या कहानी कह रहे हैं? क्या हम वाकई सचेत हैं अपने फैसलों में? वही सवाल है। क्या हम असल में सचेत फैसले ले रहे हैं या महज डोपामीन लूप और अपनी पुरानी कंडीशनिंग के गुलाम होकर बस रिएक्ट कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ट्रेडिंग जैसी अनिश्चित जगह पर डिलिबरेट प्रैक्टिस की जा सकती है तो अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं? एग्जैक्टली तो क्या हमने कभी अपनी डेली जिंदगी की आदतों, अपने गुस्से और अपने रोजमर्रा के फैसलों की डिलिबरेट प्रैक्टिस करने के बारे में सोचा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।